फिल्म की शुरुआत क्लेटन नाम के एक जासूस से होती है जो अपने काम से रिटायर होने वाला है। जासूस ने अपने जीवन में कई केस सुलझाए थे, सिर्फ अपने पहले केस को छोड़कर, जिसमें एक पूरे परिवार की हत्या के पीछे वह हत्यारे को नहीं पकड़ पा रहा था। यह उसका जुनून था और इसे छोड़ने का फैसला उसके लिए आसान नहीं था। वह अभी भी अपने पुराने सुलझाए गए केसों की फाइलें चेक कर रहा था, जहां उसे एक मानसिक अस्पताल से एक पत्र मिलता है। वह अपनी सेवानिवृत्ति के कारण काम नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से इस केस में उसकी रुचि बढ़ती जा रही थी। रात काफी हो चुकी थी। वह जाग रहा था जब उसकी पत्नी उसके पास आई और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। जासूस अपने बेटे की तस्वीर को देखते हुए उसे बताता है कि और क्या कारण हो सकता है। तभी मेरा अतीत, मेरा अपराध बोध, उसे पता चला कि जासूस की एक छोटी सी गलती की वजह से उसके परिवार के साथ अतीत में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था, जिसमें उसके बेटे की मौत हो गई और उसकी बेटी लकवाग्रस्त हो गई। वह जीवन भर इस अपराध बोध से बाहर नहीं निकल पाया। आज जासूस की बेटी का जन्मदिन था। सुबह वह अपनी बेटी के बिस्तर पर जन्मदिन का कार्ड रखता है और अस्पताल के लिए निकल पड़ता है, जहां से एक डॉक्टर उसे बार बार पत्र लिखकर बुला रहा था। अस्पताल में प्रवेश करते ही रिसेप्शन पर सबसे पहले उसकी बंदूक ले ली जाती है, क्योंकि यह एक मानसिक अस्पताल था और यहाँ किसी भी तरह का हथियार ले जाना मना था। जब जासूस डॉक्टर के कमरे में आता है तो डॉक्टर उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। जब जासूस डॉक्टर से उसे यहाँ बुलाने का कारण पूछता है तो डॉक्टर उसे एक ऐसे मरीज के बारे में बताता है जो बहुत अजीब था। वह पागल नहीं था, वह खुद को गृहयुद्ध का सिपाही कहता था। गृहयुद्ध करीब 100 साल पहले हुआ था। रिकॉर्ड के अनुसार वह आदमी गृहयुद्ध में मर चुका है, लेकिन अजीब बात यह है कि यह आदमी 20 साल पहले जिंदा पाया गया था। यह संभव नहीं था कि उस समय के लोग आज भी जिंदा हों। जासूस को लगा कि डॉक्टर की बातें बचकानी हैं। वह डॉक्टर से पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? डॉक्टर उसे बताता है कि उस आदमी से मिलो, वह कई सालों से मेरे साथ है और वह आपका नाम लेता है। उसके अनुसार वह आपको अपनी कहानी बताएगा। जवाब में जासूस कहता है, देखिए डॉक्टर, मैं इस नौकरी से रिटायर हो चुका हूँ। मेरे पास ऐसे मामलों को सुलझाने का समय नहीं है और आज मैं इस आदमी से मिल भी नहीं सकता, क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अगर आप कहें तो मैं उसका बयान दर्ज करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को भेज दूंगा। जासूस की बातें सुनकर डॉक्टर उसे एक पन्ना दिखाता है, जिस पर उस आदमी ने बार बार जासूस क्लेटन का नाम लिखा हुआ था, और यही बात डॉक्टर क्लेटन को उस मरीज से मिलने के लिए मजबूर करती है। उस आदमी के पास जाकर डॉक्टर जासूस से कहता है, मैंने कई लोगों का इलाज किया है, लेकिन यह आदमी थोड़ा अलग है, जैसे कि इस पर किसी शक्ति ने कब्जा कर लिया हो। लोगों की नजर में यह पागल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी खराब है, और शायद इसीलिए अस्पताल का पुराना स्टाफ डैनियल नाम के मरीज के साथ काम करने को तैयार नहीं था। डैनियल को सभी मरीजों से दूर भी रखा गया था, जिसके साथ बहन रोज थी, जो डैनियल की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। जब जासूस डैनियल को देखता है तो उसे लगता है कि वह एक लाश है। वह डॉक्टर से कहता है, यह एक अच्छा मजाक है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सड़ी हुई लाश देखी है। जासूस ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि डैनियल का चेहरा बिल्कुल खराब था, किसी मरे हुए व्यक्ति की तरह। उसके शरीर से सड़न की गंध भी आ रही थी। डॉक्टर कहता है, जासूस, मेरा विश्वास करो, वह जिंदा है। लेकिन जासूस को डॉक्टर की बात पर यकीन हो गया जब डैनियल ने वाकई उसके सामने अपनी आंखें खोलीं। जासूस डैनियल से पहला सवाल पूछता है, तुमने मेरा नाम कहाँ सुना? जब डैनियल अखबार में इसका जवाब देता है तो जासूस अब डॉक्टर की ओर मुड़ता है और कहता है, देखो, मैंने तुमसे कहा था, यह सिर्फ एक नाटक है। जासूस को डैनियल के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह जाने ही वाला था। फिर डैनियल अपनी बेटी का नाम एक बोर्ड पर लिखता है और लिखता है कि वह आज मरने वाली है। यह सुनकर जासूस बहुत क्रोधित हो जाता है। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता और डैनियल का गला घोंटना शुरू कर देता है। डॉक्टर उसे सावधानी से बाहर निकालता है। उसके पीछे डैनियल एक अजीब शैतान की तरह हंसता रहता है। जासूस गुस्से में पागल हो रहा था। वह डॉक्टर से कहता है कि डैनियल वास्तव में पागल नहीं है, वह एक खेल खेल रहा है। उसने पहले मेरे बारे में जानकारी निकाली और अब वह मुझे धमका रहा है। मुझे हर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए जो इस 20 साल की अवधि में उससे मिला। जवाब में डॉक्टर कहता है, मेरा विश्वास करो, वह इतने सालों में किसी से नहीं मिला।
सिवाय कुछ नर्सों के जिन्होंने उसे दवा दी या मुझे। मैं भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। और अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम खुद जाकर डेनियल से बात करो। डेनियल के कमरे के अंदर हम देखते हैं कि इतनी बुरी हालत में भी डेनियल अचानक उठकर बैठ जाता है। सिस्टर रोज को भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और जब जासूस और डॉक्टर इस कमरे में आते हैं तो सिस्टर रोज को बेहोश पाते हैं। जब उसे होश आया तो बहन को खुद याद आया कि वह कैसे बेहोश हो गई थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वे डेनियल के पास आते हैं और डॉक्टर डेनियल की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं जो एक नर्स ने लिखी थी। यह गृहयुद्ध का समय था जब डेनियल अपने देश के लिए लड़ रहा था। युद्ध के दौरान उस पर दुश्मनों ने हमला किया। इस समय डेनियल को भी गोली लगी लेकिन वह गोली के असर में नहीं मरा। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वह बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। वह चल भी नहीं पा रहा था। घिसटते हुए वह आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। अत्यधिक खून बहने से उसकी हालत खराब हो गई थी। अब वह एक जगह बेहोश हो जाता है और दिखाया जाता है कि कोई डेनियल को खींचकर घर ले आया है। जब डेनियल को होश आया तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके घाव उसे बहुत तकलीफ दे रहे थे। जैसे ही वह हिलने की कोशिश करता है, एक महिला आती है और कहती है, नहीं हिलना मत, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा खून बहना बंद हुआ है। उसी समय इस महिला का पति भी यहाँ आता है, जिससे डेनियल कहता है, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे तुरंत इलाज की जरूरत है। लेकिन यह आदमी जवाब देता है, सॉरी, मैं तुम्हें अस्पताल नहीं ले जा सकता क्योंकि आसपास कोई अस्पताल नहीं है। यह कहने के बाद उसकी हालत बिगड़ने के कारण वह फिर से बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो वह जोड़ा उसके सामने बैठा था। वह आदमी अब डेनियल से कहता है, देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हें यहाँ रख रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारे कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, तुम यहाँ धर्म या भगवान के बारे में बात नहीं करोगे, और दूसरा, न तो हम तुम्हारा नाम जानते हैं और न ही तुम हमारा नाम जानते हो। हम एक दूसरे को नाम से भी नहीं पुकारेंगे। यहाँ डेनियल उससे अनुरोध करता है कि कृपया मेरे साथियों से कह दो कि मैं जीवित हूँ, वे खुद मेरी मदद के लिए आएंगे। लेकिन वह आदमी जवाब देता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम न तो युद्ध का हिस्सा हैं, नहीं हम बनना चाहते हैं। रात में कोई डेनियल के बिस्तर को जोर से हिलाता है। डेनियल देखता है कि उस समय उसके कमरे में कोई नहीं था। वह थोड़ा डर जाता है। अब उसके पेशाब से खून भी आने लगा था और यह देखकर उसे पहले से ही पता चल गया था कि वह अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। अब दृश्य वर्तमान में बदल जाता है जहाँ डॉक्टर जासूस को डेनियल की कहानी सुना रहा है। जासूस जो हर चीज में तर्क खोजता था और उसके मामले को सुलझाता था, यहाँ डॉक्टर से कहता है, मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं होता, इसमें कोई तर्क नहीं है। मुझे बताओ, एक व्यक्ति इतने सालों तक कैसे जीवित रहा, और वह भी ऐसे समय में जब वह गंभीर रूप से घायल और गंभीर रूप से बीमार है। क्या आपको लगता है कि यह कोई चमत्कार है? वह सिस्टर रोज से बात करते हुए कहता है, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? सिस्टर रोज जो पहले से ही डरी हुई थी, जासूस से कहती है, मुझे नहीं पता, यह तो कोई पादरी ही बता पाएगा कि यह चमत्कार है या कोई और शक्ति। डॉक्टर फिर से कहानी सुनाना शुरू करता। उससे पहले सिस्टर रोज उसे माफ करके वॉशरूम चली जाती है, जहाँ एक अजीब सी शक्ति, एक अजीब सा साया उसे डराता है। यहाँ जासूस डॉक्टर से पूछता है कि डेनियल की यह कहानी किसने टाइप की। डॉक्टर कहता है कि एक नर्स ने इसे टाइप किया, लेकिन टाइप करते ही उसकी मौत हो गई। उसे एक खतरनाक कैंसर है। इस बीच सिस्टर रोज उसके पास आती है और उससे कहती है कि कृपया जो हो रहा है उसे रोको। मुझे लगता है कि उस कमरे में डेनियल नहीं है, उस कमरे में कोई बुरी शक्ति है। सिस्टर रोज अब यह कहानी नहीं सुनना चाहती थी। वह उससे यहाँ एक पादरी को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जासूस जो भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, कहता है कि नहीं, हम आज इस कहानी को पूरा करेंगे और आज इस कहानी को सुलझाएंगे। डॉक्टर कहानी सुनाना शुरू करता है और सीन भूतकाल की उसी जगह से शुरू होता है जहां डेनियल की हालत बहुत खराब है। डेनियल अब अपने जोड़े के घर पर है और उसे इस घर में कोई अच्छी भावना नहीं मिलती। उसे लगता था कि यह परिवार कुछ बुरा काम करता है। हर रात एक अजीब बुरी शक्ति डेनियल को डराती थी और एक रात एक अजीब डरावनी दिखने वाली बूढ़ी औरत उसके कमरे में आती है और उसके बिस्तर को पूरी ताकत से इधर उधर घुमाती है। डेनियल बहुत डरा हुआ है। वह यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन चोट के कारण वह एक कदम भी नहीं चल सकता था। सुबह डेनियल इस घर के मालिक से इस घर के इतिहास के बारे में पूछता है। तब महिला बताती है कि यह घर उसके माता पिता का है। वे कई सालों से यहाँ रह रहे हैं।
लेकिन पिछले 10 से 11 सालों में उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। जैसे एक दिन जब उसकी माँ जंगल गई थी, जब वह वापस आई तो उसकी हालत बहुत अजीब थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह मर चुकी हो। शरीर से सड़ने की गंध आ रही थी, वह चल भी नहीं पा रही थी। फिर यह अजीब बीमारी मेरी बेटी को भी हो गई। जब मेरी बेटी ठीक थी, मेरी माँ बीमार हो गई, और जब मेरी माँ ठीक थी, मेरी बेटी बीमार हो गई। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन वे डॉक्टर मर गए। जो रोने की आवाज तुम सुन रहे हो, वो मेरी बेटी की है। अगर तुम उन आवाजों से परेशान हो तो मैं तुम्हारे कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दूंगा। डैनियल कहता है कि यहाँ एक बुरी औरत भी मुझे डराने आती है। इस औरत को लगा कि डैनियल उसकी माँ के बारे में बात कर रहा है, जो कई सालों से चल भी नहीं सकती, और उसे अपनी माँ का मजाक उड़ाते देख उसने इस आदमी को खूब डांटा और कहा कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। डैनियल कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मुझे एक बहुत बूढ़ी औरत डरा रही है। कोई और शक्ति भी हो सकती है, जिसके लिए ये औरत बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चली जाती है। और सीन कट जाता है और वापस वर्तमान में आ जाता है, क्योंकि अभी डैनियल ने अपनी कहानी में किसी बुरी शक्ति का नाम लिया था, और सिस्टर रोज को भी लगा कि ये मामला किसी बुरी शक्ति से जुड़ा है। तो अब सिस्टर रोज उसकी बातों पर यकीन करने लगती है, लेकिन जासूस उसकी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। वो डैनियल से पूछता है, आखिर बताओ तुम कौन हो, लेकिन तुम ये सारी कहानियाँ क्यों सुना रहे हो? डैनियल के जवाब देने से पहले ही जासूस को याद आ जाता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, उसे घर जाना है। वह यहाँ से चला जाता है, और जब वह बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। वह घर नहीं जा पाएगा, उसे वापस अस्पताल आना है। डैनियल की सारी टाइप की हुई कहानी उसके हाथ में थी। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी कहानी में कई बड़े अक्षर हैं, जिनसे कुछ शब्द बनते हैं। अब चूंकि वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता था कि वह इस कहानी पर ठीक से शोध करे। अब उसे डॉक्टर पर शक हुआ कि वह उससे कुछ छिपा रहा है, इसलिए वह चुपके से डॉक्टर के कमरे में जाता है और वहाँ तलाशी शुरू करता है। उसे डॉक्टर के कमरे के पीछे एक और कमरा दिखाई देता है, जहाँ डैनियल के केस की फाइलें रखी हुई थीं। इस फाइल में डैनियल की पुरानी तस्वीरें थीं, जहां डैनियल ने जासूस क्लेटन का नाम कई बार अपने शरीर पर लिखा हुआ था। अब वह डॉक्टर के पास जाता है और उससे डैनियल के पुराने कमरे को देखने की मांग करता है। जासूस यहाँ आता है और डॉक्टर से कहता है, अगर आपको इस केस के बारे में और कुछ पता है तो मुझे साफ साफ बताइए। जिस पर डॉक्टर जवाब देता है, मुझे सिर्फ वही पता था जो मैंने आपको बताया था। और एक अजीब बात यह भी थी कि जिस अस्पताल में डैनियल था, उस अस्पताल के लोगों ने डैनियल को वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी डैनियल के साथ ज्यादा समय तक रहेगा वह बीमार हो जाएगा और मर जाएगा। और उनकी बातों को भटकाते हुए सिस्टर रोज उसे बताती है कि मुझे पता है डैनियल को क्या परेशानी है, उस पर शैतान का साया है। वह डॉक्टर से कहती है कि हमें तुरंत किसी पादरी को बुलाना चाहिए, यह हमारे बस की बात नहीं है। फिर डिटेक्टिव सिस्टर रोज को आराम देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जिस नर्स ने यह पूरी कहानी लिखी है, शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसने इस कहानी में कुछ और भी जोड़ा है और मेरे बारे में भी जानकारी लिखी है। अभी वे इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें बेसमेंट से डैनियल की डरावनी आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग तहखाने में आए तो डैनियल उसी तरह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जासूस अब अपनी कहानी फिर से शुरू करता है और सिस्टर रोज से कहता है कि वह इसमें सभी बड़े अक्षरों को एक लाइन में लिखे। सिस्टर रोज कहानी के बड़े अक्षरों को शुरू से ही जोड़ना शुरू करती है। जब जासूस कहानी का आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू करता है और दृश्य एक बार फिर अतीत में चले जाते हैं, जहां इस बार दिखाया गया है कि बूढ़ी औरत जो 13 साल से बिस्तर पर थी, यानी वह चल नहीं सकती थी, वह उठकर डैनियल के कमरे में आती है और उसे डराती है। डैनियल डरकर बैठ जाता है और गिर जाता है। खिड़की के बाहर वह देखता है कि उस जोड़े की बेटी के साथ भी कुछ हुआ है। वे दोनों रो रहे थे। थोड़ी देर बाद वह महिला डैनियल के कमरे से चली गई। अब इस घर का मालिक डैनियल के कमरे में आया और उसने डैनियल को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने पहली बार डैनियल का नाम पूछा। जब वह डैनियल का नाम बताता है तो उसे याद आता है कि यह वही नाम है जिसे उसकी बेटी कई दिनों से पुकार रही है। वह डैनियल से कहता है कि चाहे तुम मानो या न मानो, तुम ही वह व्यक्ति हो जो हमारी मदद कर सकता है। वह डैनियल से कहता है कि उस पर एक राक्षस का साया है। यह राक्षस माता पिता की कमजोरियों का फायदा उठाता है और उन पर कब्जा कर लेता है। जब कोई हमें मार देगा तब हम इससे छुटकारा पा सकेंगे। उसके बाद राक्षस हमें मारने वाले पर हावी हो जाएगा और चूंकि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, तो तुम पर इस राक्षस का साया नहीं रहेगा। तुम हमें मार डालो, हमारी मदद करो, हमें इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद करो। और उसके बाद
तुम यहाँ से निकल भी पाओगे। यह कहकर वह आदमी चला जाता है। डैनियल इन सब बातों से बहुत डर गया था। वह किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहता था। रात को जब वह भागने के लिए उठता है, अचानक एक राक्षसी शक्ति उसे हवा में उठा लेती है। वह जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज इस घर के लोग सुन लेते हैं। वह आदमी डैनियल के पैर पकड़ता है और उसे नीचे खींचता है। जैसे ही वह वापस आता है, डैनियल इन सब बातों से बहुत डर जाता है और डर के कारण अब वह बिना सोचे समझे कुछ इस्तेमाल करता है और उस आदमी को मार देता है जिसने उसे हवा से नीचे गिराया था। इसके बाद वह अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपनी माँ को मार देता है। जब डैनियल ने बूढ़ी औरत और बच्चे को मारा तो वे दोनों भूत प्रेत से ग्रसित थे। बूढ़ी औरत को मारना डैनियल के लिए मुश्किल नहीं था और जब वह लड़की को मारने के लिए उसके पास गया तो बच्ची जंजीरों में बंधी हुई थी। बच्ची से उसे मारने के लिए उकसा रही थी। उसे मारने के बाद डैनियल चला गया था। हम देख रहे थे कि इतना घायल होने के बावजूद डैनियल ऐसे चल रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो, जिसका साफ मतलब है कि अब शैतान ने उसे ग्रस लिया है। यह पता चलता है कि इस परिवार की हत्या का मामला वही था जिसे जासूस अब तक सुलझा नहीं पाए थे। यह दिखाया गया है कि सिस्टर रोज ने भी सभी बड़े अक्षरों को लिखते हुए एक वाक्य बनाया था, जहां लिखा था, मैं डैनियल में हूँ, और यह वास्तव में शैतान द्वारा दिया गया एक संकेत था। और यह जानने के बाद सिस्टर रोज और डॉक्टर दोनों बेहोश हो जाते हैं। इस आदमी से छुटकारा पाने के लिए जासूस अपनी बंदूकें लेने जाते हैं। जैसे ही वह बंदूक लेकर वापस आता है, डैनियल उसे खुद को मारने के लिए उकसा रहा होता है। शैतान दरअसल डैनियल के अंदर बोल रहा था। डैनियल की मौत के बाद वह डैनियल के शरीर को छोड़ देता है और जासूस के शरीर पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, यह शैतान माता पिता की कमजोरियों को निशाना बनाता है। तो इस मामले में जासूस पहले से ही कमजोर था। उसे हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि उसका बेटा उससे मर गया और उसकी वजह से उसकी बेटी लकवाग्रस्त हो गई। डैनियल इस समय क्लेटन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे डैनियल को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो शैतान उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन डैनियल के शरीर में मौजूद शैतान जासूस को बार बार डैनियल को मारने के लिए उकसा रहा था, क्योंकि वह डैनियल के शरीर में रहने से थक गया था। इसके बाद जासूस डैनियल को मार देता है और जैसे ही उसने ऐसा किया, शैतान ने डैनियल के शरीर को छोड़ दिया और जासूस के शरीर पर कब्जा कर लिया। उस पर कब्जा करने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसके अंदर से बदबू आने लगती है और उसका व्यवहार भी बदल जाता है। वह सीधा अपनी बेटी के कमरे में जाता है। यहाँ शैतान उसे अपनी बेटी को चोट पहुँचाने के लिए कह रहा था, लेकिन जासूस मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति था। वह इतनी जल्दी शैतान के जाल में नहीं फंसता। अपनी बेटी और अपने परिवार को बचाने के लिए वह यहाँ खुद को खत्म कर लेता है। अब चूँकि जासूस को किसी और ने नहीं मारा, इसलिए शैतान किसी और के शरीर में नहीं जा सकता था। शैतान को अपना शरीर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। जासूस की बेटी के लिए उसकी आंखों के सामने उसके पिता की मौत सबसे दर्दनाक पल था। वह अपनी माँ के साथ रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें अस्पताल में डैनियल दिखाया गया, जो अभी भी जिंदा है। अब कोई नहीं जानता कि वह कब तक जिंदा रहेगा। इसके साथ ही सिस्टर रोज और डॉक्टर को जिंदा दिखाकर कहानी यहीं खत्म हो जाती है।